Hi guys, in this video I will tell you about A.K. Gopalan versus the State of Madras केस। जब आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं तो इस केस का बहुत बड़ा रोल इसमें दिखाई देता है और इसकी बात करनी पड़ती है जब आप आर्टिकल 21 की यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करेंगे। तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं पहले। और ये केस हुआ था आपके 1950 में एंड दैट वाज बिटवीन A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, सो A.K. Gopalan एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उनको डिटेन किया गया था मद्रास की जेल में, ठीक है। और उनको डिटेन किया गया था 1947 से और उनको बहुत सारी सेंटेंसेस भी मिली थी। मतलब उनको बहुत सारे टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ पनिश किया गया था और ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंदर। और हर बार जब भी वो सेंटेंस एवरी टाइम दैट सेंटेंस वॉज सेट असाइड, और जब भी क्रिमिनल लॉ की बात आती थी तो उनको जो है उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी। और ठीक है, when he was still under the detention under the orders of the state government, he was served with a fresh order of detention under the Prevention of Detention Act 1950। वो ऑलरेडी डिटेन्ड है तो उनके ऊपर एक नया डिटेंशन का ऑर्डर लग जाता था और वो डिटेन हो जाते थे बार बार। दो दीज फैक्ट्स यू नीड नॉट टू राइट इन द एग्जाम हॉल, यू जस्ट नीड टू नो टू कनेक्ट, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या था ये देख लेते हैं और गोपालन ने क्या कहा, गोपालन का स्टैंड क्या था, क्योंकि गोपालन फाइल दिस केस, राइट। सो गोपालन कंटेंडेड दैट डिटेंशन डिप्रीव्ड हिम ऑफ हिज राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर उनको पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की अधिकार है। उन्होंने बोला कि मुझे अधिकार है लेकिन मुझे आप बार बार ही डिटेंशन कर देते हो, मुझे हर बारी अभी वो एक डिटेंशन का टर्म पूरा नहीं होता उससे पहले एक फ्रेश डिटेंशन लगा दी जाती है मुझको अंडर एनी अदर ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। तो ये मेरी लिबर्टी का हनन है जो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। So that personal liberty under Article 21 included all form of freedoms conferred by Article 19(1) A to G, ठीक है। वो association, assemble, freedom of speech and expression and everything that is contended under Article 1 to G, and those freedoms are being violated. That was the stand of Mr. Gopalan. And the right of free movement conferred by Article 19(1) to D, because freedom of movement was the essence of the personal liberty, and therefore the Prevention of Detention Act of 1950 should also satisfy the requirement of Article 1 and Article 19(1) and Article 19(1) dealt with subordinate rights of Article 21 with procedural rights। तो उन्होंने दो बातें बोली। एक तो उनका Article 19(1) का डी जो फ्रीडम ऑफ जो आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें एसोसिएशन, असेंबली, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी उसमें आता है। तो आर्टिकल 19(1) का डी जो स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है वो मेरा वायलेट हो रहा है, प्लस आर्टिकल 21, बिकॉज आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का आपस में कहीं ना कहीं लिंक है। तो जो है मेरी लाइफ और लिबर्टी, जो लिबर्टी की बात की गई है ना उसमें, तो वो चीज़ मेरी वायलेट हो रही है, ठीक है। और ये था स्टैंड आपके मिस्टर गोपालन का। Initially, when the validity of the Preventive Detention Act 1950 was challenged, the main question was whether Article 21 envisaged any procedure laid down by a law enacted by a legislature or whether the procedure should be fair and reasonable। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या आर्टिकल 21 के अंदर जो है ये चीज़ जो है प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट वैलिड है कि नहीं है, ये तो क्वेश्चन चैलेंज ही किया गया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर क्या इससे जो लॉ ने पहले डिसाइड कर रखा है उसको चेक किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21, जो कि उसकी ये लॉ इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 21 फेयर एंड रीजनेबल है। जब इसका कंटेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 इज अवेक, तो उस टाइम पे किसी लेजिस्लेटिव लॉ को हम चेक कर सकते हैं कि ये किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके आर्टिकल लाइफ और लिबर्टी का जो हनन तो नहीं करता है, ऐसे क्या चेक किया जा सकता है। तो एक कोशिश की गई कोर्ट द्वारा और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने की, जो कि पहले से आपके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो आपके रिलेवेंट डिटेंशन लॉ है अंडर आर्टिकल 22, ठीक है। तो एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज रेज्ड विच रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की भी कोशिश की जानी थी, ठीक है। जजमेंट में क्या बताया गया, जजमेंट में कोर्ट ने इसका एक नैरो व्यू लिया आर्टिकल 21 का, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। लेकिन जो अटेम्प्ट जो सुप्रीम कोर्ट का था वो फेल हो गया, क्योंकि ये जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंट्रोड्यूसेस इनटू इंडिया द अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इनेबल्स
courts to see whether the law fulfills the requisite elements of a reasonable procedure, right? So इस आर्ग्यूमेंट को, जो कि यह आर्ग्यूमेंट गोपालन का था कि आप जो है चेक कर सकते हैं, इसको चेक कीजिए क्योंकि लॉ जो है यह आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का सिस्टम है, ठीक है? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ गोज बाय द लॉ, नॉट चेक द लॉ, राइट? तो इट काइंड ऑफ डेविएटेड फ्रॉम द होल एसेंस, राइट? In fact, the draft constitution of India had contained the words due process of law, but these words were later dropped and the present phraseology adopted instead. ठीक है, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोला गया था कि वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? लेकिन जो है बाद में इसको ड्रॉप करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कर दिया गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय मतलब लॉ इज सुप्रीम, तो ये चीज़ हो गई। तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अभी भी स्ट्रांग एनफ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने अपना एक स्ट्रांग एविडेंस रखा। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये नहीं चाहती थी कि प्रोसीजर मतलब कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हमारे इंडिया में आए, विच वॉज डन मेनली टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द ड्यू प्रोसेस कंसेप्ट इन यूएसए। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसलिए नहीं डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जाती है, जैसे यूएसए में होती है, क्योंकि वो कुछ डिफाइंड नहीं होगा, वो परवेसिव और मतलब लाइक confusing हो जाएगा, right? So however the decision Gopalan case was a majority decision and Justice Fazal Ali disagreed with the majority view and accepted the due process argument, ठीक है? तो बाकी सारे जो जजेस थे उन्होंने जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ दे वेंट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और एक फजल अली थे जो माइनॉरिटी में थे, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो हो। तो ये सारी चीज़ें थी आपके गोपालन केस के बारे में। और इसका जो जजमेंट आया वो ये था कि इन गोपालन केस द कोर्ट टुक अ हाईली कंजर्वेटिव व्यू ऑफ पर्सनल लिबर्टी, नैरो व्यू लिया गया जो आर्टिकल 21 है उसका, एंड इट गेव अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग टू द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी एंड व्यूड इट ओनली एज एन एंटीथेसिस ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट और कोअर्शन। अंडर आर्टिकल 21 द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड द वर्ड ड्यू एंड द कोर्ट हेल्ड दैट अकॉर्डिंग टू देम लॉ इज क्लोज्ड लॉजिकल सिस्टम एंड नथिंग कैन बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है? ये चीज़ बोली आपके कोर्ट ने कि लॉ को जो है हम नहीं इसमें कंसिडर करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, और लॉ इज सुप्रीम इन कंपैरिजन टू हम ये आर्टिकल 21 की बात करें तो नैरो व्यू लिया गया इसमें आर्टिकल 21 का, ठीक है? आप ऐसा कह सकते हैं। और जो ये बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है, और इसमें आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन लिया गया, और इट हेल्ड दैट द protection under article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि कुछ गलत करते हैं एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में, तब जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई लॉ ऑलरेडी इन प्लेस है तो उस लॉ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो लॉ है वो लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू आता है, तो लेजिस्लेटिव एक्शन को यू कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट कैन डिप्रीव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, ठीक है? मतलब कोई लॉ बना करके आर्टिकल 21 से डिप्रीव किया जा सकता है, ऐसा गोपालन केस में ये जजमेंट आया, जो कि बहुत ही नैरो व्यू आप कह सकते हैं। ये आज के जो ज्यूरिस्ट्स हैं उस चीज़ को अब सही नहीं मानते हैं, और उसके बाद में इस चीज़ को बाद में रेक्टिफाई किया गया मेनका गांधी केस के थ्रू जो 1978 में आया था। तो मेनका गांधी केस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द गोपालन केस एंड इट टुक अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21. It held that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action. Okay, remember this. Thank you so much for watching.